स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नाशिक, द वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, अल्कोहलिक बेवरेजेस का प्रचलन हिंदुस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है। इन बेवरेजेस का उल्लेख हमारी पौराणिक किताबों से लेकर हमारी प्राचीन सभ्यताओं तक में देखने को मिलता है। अगर हम पौराणिक किताबों की बात करें तो अल्कोहलिक बेवरेजेस का सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद में मौजूद है। ऋग्वेद से हमें सोम और ब्राह्मणा नाम के दो इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दरअसल ऋग्वेद का नवा मंडल यानी 9th मंडल सोम को समर्पित है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम को एक प्लांट बेस्ड इंटॉक्सिकेंट बताया गया है, जिसको पीने के बाद यूफोरिक हाई यानी परम उत्साह की अनुभूति होती है। ऋग्वेद के अलावा अर्थशास्त्र, इंडिका, सुश्रुत संहिता और चरक संहिता जैसी एंशिएंट लिटरेचर में भी इन बेवरेजेस के इस्तेमाल और प्रचलन का उल्लेख देखा जा सकता है। वहीं अगर हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के बेसिस पर बात करें तो इन ड्रिंक्स का इस्तेमाल इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता से किया जा रहा है। दरअसल इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्टिलेशन टेक्निक का ज्ञान रखने वाली दुनिया की पहली सभ्यता थी, जहां हमारे एंसेस्टर्स किसी लिक्विड मिक्सचर को कॉन्डेंसेट करके यानी बॉयल करके मिक्सचर को सेपरेट कर सकते थे। एंशिएंट टाइम्स की तरह आज भी हिंदुस्तान में अल्कोहलिक बेवरेजेस का प्रचलन समाज के अलग अलग वर्गों और देश के अलग अलग कोनों तक फैला हुआ है। आज देश में मौजूद कई राज्य और शहर अपने स्पेशल अल्कोहलिक बेवरेजेस की वजह से मशहूर हैं। उदाहरण के तौर पर गोवा की काजू फेनी, असम की राइस बियर अपोंग और हिमाचल की लोकल ड्रिंक लुगड़ी। ऐसा ही एक शहर है महाराष्ट्र की गोद में गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ नाशिक। दोस्तों, वैसे तो नाशिक शहर अपने रिच कल्चर और होली पिलग्रिमेज साइट्स के लिए पूरे देश में मशहूर है। फिर चाहे बात हो हर 12 साल में एक बार आयोजित होने वाले कुंभ के मेले की, या फिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माने जाने वाले त्र्यंबकेश्वर मंदिर की। नाशिक का धार्मिक महत्व और यहाँ की मंत्रमुग्ध कर देने वाली अलौकिकता को किसी भी लिहाज से देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड से कम नहीं आंका जा सकता। लेकिन मुंबई से 190 किलोमीटर उत्तर की ओर बसे 21 लाख की आबादी वाले इस शहर ने अब अपनी एक नई और अलग पहचान भी बना ली है। वो पहचान है द वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया की। जी हां दोस्तों, आज नाशिक हमारे देश की सबसे पॉपुलर वाइन डेस्टिनेशन है। नाशिक और यहां मैन्युफैक्चर होने वाली वाइन्स की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज देश की लगभग 50% वाइनरीज यानी वाइन बनाने वाली फैक्ट्रीज नाशिक में ही लोकेटेड हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक आज हमारे देश में ऑपरेट कर रही 46 वाइनरीज में से 22 वाइनरीज नाशिक के इर्द गिर्द ही अपने मैन्युफैक्चर सेंटर्स को रन कर रही हैं। आज के हमारे इस वीडियो में हम हिंदुस्तान से जुड़े वाइन के इतिहास पर एक नजर डालेंगे। साथ ही हम ये देखेंगे कि कैसे नाशिक शहर वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया बन गया। नाशिक के पास ऐसी कौन सी खास बात है जिसने उसे इंडियाज मोस्ट पॉपुलर वाइन डेस्टिनेशन बना दिया, और इस नए और यूनिक टाइटल से नाशिक को क्या फायदा हुआ है। क्या है नाशिक और यहां बनने वाली वाइन की कहानी, आइए जानते हैं। लेकिन अपनी डिस्कशन को शुरू करने से पहले हम आपको ये बता दें कि इस वीडियो का उद्देश्य शराब या किसी भी और मादक पदार्थ का प्रचलन करना नहीं है, बल्कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ जनरल अवेयरनेस को सेंटर में रखकर बनाया गया है। वाइन एंड इंडिया। दोस्तों, वाइन एक ऐसा अल्कोहलिक बेवरेज है जिसकी शुरुआत हिंदुस्तान से नहीं हुई थी। दरअसल वाइन बनाने के 5000 साल पुराने एविडेंस सबसे पहले यूरोपियन देश जॉर्जिया से मिले। वहीं दुनिया की सबसे पुरानी वाइनरी आर्मीनिया के वायोत्सजोर प्रोविंस में लोकेटेड अरेनी 1 केव में डिस्कवर की गई हैं। हालांकि फिलाडेल्फिया में लोकेटेड यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया म्यूजियम के प्रोफेसर पैट्रिक मैकगवर्न की नई रिसर्च के अकॉर्डिंग वाइन्स के ओल्डेस्ट ट्रेसेस अब चाइना से प्राप्त हुए हैं, जहां ग्रेप्स और राइस के मिक्सचर को फर्मेंट करके एक स्पेशल ड्रिंक बनाई जाती थी, जो आज की मॉडर्न वाइन से मेल खाती है। वाइन का इस्तेमाल एंशिएंट ग्रीक, इजिप्ट और पर्शियन सिविलाइजेशंस में भी किया जाता था। वहीं वाइन का रिचुअलिस्टिक इंपॉर्टेंस भी कई धर्मों में देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पर बिब्लिकल टाइम से ही वाइन को जूइश यानी यहूदी धर्म में रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस के दौरान काम में लिया जाता था। वहीं वाइन का कनेक्शन क्रिश्चियनिटी में जीसस क्राइस्ट के लास्ट सपर से भी है। हिंदुस्तान में वाइन को लाने का श्रेय सेंट्रल एशियन ट्रेडर्स को जाता है।
हिस्टोरिकल एविडेंसेस के मुताबिक इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान सेंट्रल एशिया से आने वाले मर्चेंट्स अपने साथ यूरोप में बनने वाली वाइन को भी लेकर आए। हालांकि उस वक्त ये ड्रिंक आम लोगों के बीच इतनी ज्यादा प्रचलन में नहीं थी। महाजनपद काल आते आते वाइन की पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ, लेकिन अभी भी इस ड्रिंक का इस्तेमाल सिर्फ कुलीन वर्गों तक ही सीमित था। वाइन से जुड़ा एक मशहूर और मजेदार किस्सा मौर्यन काल का भी है। बात उस वक्त की है जब मौर्य साम्राज्य की कमान चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार के हाथ में थी। बिंदुसार अल्कोहलिक बेवरेजेस के बड़े शौकीन व्यक्ति थे। जब उन्हें पता चला कि ग्रीक साम्राज्य में कुछ खास अंगूर की प्रजातियों से एक स्पेशल वाइन बनती है, तो बिंदुसार से रहा नहीं गया। उन्होंने तुरंत सेल्यूसिड एम्पायर के एम्बेसडर डेइमाकस को अपने दरबार में बुलाया। जब डेइमाकस बिंदुसारा से मिलने आए तो बिंदुसारा ने उनसे राजा एंटियोकस प्रथम को एक संदेश भेजने की बात कही। संदेश था कि राजा एंटियोकस अपने यहां की सबसे स्पेशल वाइन सूखी अंजीर और किसी सोफिस्ट को बिंदुसार को उपहार के रूप में भेजें। राजा एंटियोकस ने वाइन और अंजीर तो भेजी, लेकिन सोफिस्ट को भेजने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि कोई भी ग्रीक फिलॉसफर किसी को भी उपहार में देने के लिए नहीं है। इंडिया में वाइन प्रचलन के उदाहरण मुगल काल से भी मिलते हैं। हिस्टोरिकल एविडेंसेस के अकॉर्डिंग मुगल किंग्स पर्शिया से इंपोर्ट की जाने वाली शिराज नाम की वाइन के बड़े शौकीन थे। मुगल एम्परर्स के वाइन लव का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने फ्रेश वाइन बनाने के लिए ग्रेप कल्टीवेशन या विटिकल्चर को हैदराबाद, सूरत और महाराष्ट्र के बारामती में शुरू किया था। 16th और 17th सेंचुरी में अकबर, जहांगीर और शाहजहां के दरबार में आए कई यूरोपियन ट्रैवलर्स ने अपनी बुक्स में इस बात का जिक्र किया है कि जब वो मुगल दरबार पहुंचे तो उनका स्वागत रॉयल विनयार्ड्स में बनी इंडियन वाइन से किया गया। 18th और 19th सेंचुरी में वाइन बनाने के लिए ग्रेप्स का कल्टीवेशन हैदराबाद और सूरत से निकलकर देश के दूसरे राज्यों में भी किया जाने लगा। लेकिन लेट 19th सेंचुरी में हुए फिलोक्सेरा अटैक ने इंडिया के विटिकल्चर को पूरी तरह से तबाह करके रख दिया। दरअसल फिलोक्सेरा एक पेस्ट इंसेक्ट या एक किस्म का कीड़ा होता है जो अंगूर की फसल को खत्म कर देता है। 1947 में आजादी के बाद सोशल ऑपोजिशन के चलते कॉन्स्टिट्यूशन में इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स को प्रोहिबिट करने की बात कही गई, जिसके चलते ग्रेप कल्टीवेशन तो हिंदुस्तान में किया गया, लेकिन वाइन मैन्युफैक्चरिंग का व्यापार लगभग बंद हो गया। 1980s में एक बार फिर वाइन प्रोडक्शन देश में शुरू हुआ, जब देश के ग्रोइंग मिडिल क्लास ने लग्जरी गुड्स को परचेज करने और फैमिली के साथ डाइनिंग आउट जैसी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया। इनिशियली वाइन को बाहर से इंपोर्ट किया जा रहा था, लेकिन हैवी इंपोर्ट ड्यूटी के चलते फिर से वाइन प्रोडक्शन लोकल सॉइल पर ही शुरू कर दिया गया। इसके लिए 2 की लोकेशंस को शॉर्टलिस्ट किया गया। नंबर 1 महाराष्ट्र का नासिक और नंबर 2 कर्नाटका की नंदी हिल्स। तो आइए बात करते हैं वाइन और नासिक के कनेक्शन। वाइन एंड नासिक। दोस्तों, वाइन बनाने के लिए सबसे की इंग्रेडिएंट ग्रेप को माना जाता है। किसी भी आम फसल की तरह ग्रेप यानी अंगूर भी एक सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन में ही पैदा हो सकती है। बिना सूटेबल एल्टीट्यूड, टेम्परेचर या रेनफॉल के ग्रेप को कल्टीवेट करना बेहद मुश्किल काम है। यहीं एंट्री होती है नासिक की। सी लेवल से 700 मीटर एल्टीट्यूड पर बसा नासिक ग्रेप्स को ग्रो करने के लिए फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करता है। वहीं नासिक का टेम्परेचर वेरिएशंस भी इस फ्रूट क्रॉप को फलने फूलने का पूरा मौका देता है। टेम्परेचर वेरिएशन यानी समर और विंटर सीजन्स के बीच का एवरेज टेम्परेचर चेंज, साथ ही नासिक की जियोग्राफिकल लोकेशन उसे लॉन्ग वार्म समर्स और शॉर्ट रेनी विंटर्स प्रोवाइड करती हैं, जिस वजह से विंटर सीजन के दौरान वहां पैदा होने वाले ग्रेप्स अपनी एसिडिटी को रिटेन करने के साथ साथ अपने ऑप्टिमल शुगर लेवल्स को कंट्रोल रख पाते हैं, जो वहां बनने वाली वाइन को फ्लेवरफुल बनाता है। वैसे तो आज नासिक में बहुत सी कंपनीज अपनी वाइनरीज चला रही हैं, लेकिन इन कंपनीज में सबसे प्रमुख नाम है सूला का। सूला आज इंडिया की लार्जेस्ट वाइन प्रोड्यूसिंग कंपनी है, जो हर साल 1 मिलियन से भी ज्यादा वाइन बॉटल्स मैन्युफैक्चर कर रही है। इस कंपनी की शुरुआत साल 1999 में राजीव सामंत ने की थी। राजीव का इंटरेस्ट वाइन मैन्युफैक्चरिंग की ओर तब गया जब वो अपनी हायर एजुकेशन के लिए यूएसए के कैलिफोर्निया में स्थित स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में गए थे। इसी दौरान कैलिफोर्निया में काम करते हुए उन्होंने ग्रेप्स से बनने वाली वाइन्स के बारे में डिटेल्ड जानकारी प्राप्त की।
1996 में जब वो अपनी फैमिली लैंड को देखने के लिए नासिक पहुंचे तो उन्हें यह एहसास हुआ कि नासिक वाइनरीज को एस्टैब्लिश करने के लिए आइडियल लोकेशन है और यहीं से शुरुआत हुई मॉडर्न टाइम्स में नासिक में वाइनरीज को एस्टैब्लिश करने की। सूला विनियार्ड इनिशियल सक्सेस के बाद दूसरे प्राइवेट प्लेयर्स ने भी इस रीजन के पोटेंशियल को यूटिलाइज करने के लिए अपने अपने मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स नासिक में बनाने शुरू कर दिए और देखते ही देखते महाराष्ट्र का ये छोटा सा शहर इंडिया के मैप पर वाइन कैपिटल के रूप में अंकित हो गया। आइए अब जानते हैं कि वाइन कैपिटल बनने से नासिक को क्या फायदा हुआ। हाउ वाइनरीज आर हेल्पिंग नासिक। दोस्तों, वाइनरीज के नासिक में आने का सबसे बड़ा फायदा इस इलाके के लोकल फार्मर्स को हुआ है। जो लोकल फार्मर्स अपने लैंड्स पर पहले व्हीट या किसी दूसरी नॉर्मल क्रॉप को कल्टीवेट किया करते थे, आज उनके पास ग्रेप के रूप में एक कैश क्रॉप मौजूद है। दोस्तों, कैश क्रॉप किसी भी ऐसी फसल को कहा जाता है जिसका मैस कल्टीवेशन पर्सनल कंजम्पशन के बजाय मार्केट सेल के लिए होता है। ग्रेप यानी अंगूर ऐसी ही एक फसल है जिसे पैदा होते ही बड़ी आसानी से बाजार में बेचा जा सकता है। ग्रेप कल्टीवेशन ने इन किसानों की आमदनी में अच्छा खासा इजाफा किया है। वहीं इलाके में मौजूद अनेक वाइनरीज के चलते इन किसानों को अपनी अंगूर की फसल को बेचने के लिए किसी बिचौलिए यानी मिडलमैन पर निर्भर भी नहीं रहना पड़ता। आज इस इलाके के बहुत से किसान प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए अपनी फसलों को सीधे वाइन बनाने वाली कंपनीज को बेच रहे हैं, जिससे किसानों को फसल का उचित दाम मिल रहा है। यानी वाइन कंपनीज के लिए भी सप्लाई और डिमांड चेन को मैनेज करना आसान हो गया है। वहीं इन कंपनीज के आने से इलाके में रोजगार के नए साधन भी लोगों को प्राप्त हुए हैं। प्रोडक्शन से लेकर पैकेजिंग के प्रोसेस से गुजरकर तैयार होने वाली वाइन बॉटल्स को बनाने के लिए इन वाइन कंपनीज को स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड जैसे तमाम लोगों की जरूरत पड़ती है, जो इस रीजन में रोजगार को बढ़ा रहे हैं। इन सभी के अलावा वाइनरीज ने इस शहर के लिए टूरिज्म के नए रास्ते भी खोल दिए हैं। आज हर साल लाखों लोग नासिक में सिर्फ यहां मौजूद विनयार्ड्स को देखने के लिए आते हैं, जो अब नासिक को इको फ्रेंडली टूरिज्म का हब भी बना रहे हैं। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थी नासिक शहर की वाइन कैपिटल बनने की कहानी। इसमें हमने वाइन के इतिहास के साथ ही नासिक में इसकी मैन्युफैक्चरिंग से पड़ने वाले प्रभाव पर भी चर्चा की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज भी हमारे देश में वाइन कंजम्पशन यूरोपियन देशों के मुकाबले काफी कम है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया का पर पर्सन एनुअल वाइन कंजम्पशन महज 0.013 लीटर्स है। वहीं यूरोप के लिए यह फिगर 40 लीटर्स है। इसका मतलब इंडिया में प्रोड्यूस होने वाली एंटायर वाइन्स डोमेस्टिकली कंज्यूम नहीं की जा सकती। ये बात हमें अपने एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने में हेल्प कर सकती है। जैसे कि हम जानते हैं, यूरोप वाइन लवर्स का एक जायंट हब है, यानी हम अपनी एक्सेसिव वाइन्स को यूरोपियन देशों में इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, जो देश में फॉरेन एक्सचेंज को लेकर आएगा। वहीं जिस तरह नासिक और वहां के लोगों ने ग्रेप कल्टीवेशन और वाइन मैन्युफैक्चरिंग के जरिए अपने जीवन को बेहतर बनाया है, ऐसे ही कुछ इनिशिएटिव्स देश के दूसरे इलाकों में भी लिए जा सकते हैं, जो कुछ कमजोर और पिछड़े इलाकों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेंगे। दोस्तों, इसी के साथ अपने वीडियो डिस्कशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।